अगली बार जब सड़क पर किसी भिखारी को आप भीख मांगते हुए देखें तो जरा ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में बच्चों को ये बेगिंग गैंग्स लगभग 300 पर डे पर लेते थे और 8 महीने के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी ताकि वो पूरा दिन शांत रहें। चेन्नई में एक बेगिंग रैकेट पकड़ा गया है जहाँ पर महिलाओं को हिंदू सैफरन कपड़े पहनाकर मंदिरों के सामने भीख मांगने को कहा जाता और फिर यही महिलाएं कॉस्ट्यूम स्विच करके मस्जिदों के सामने भीख मांगती थी मुस्लिम बुर्का पहनकर। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम बेगर माफिया कहते हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिनमें से 21% 12वीं पास हैं। सेंसस में पाया गया कि 3000 से ज्यादा तो ऐसे भिखारी हैं जिनके पास एक डिप्लोमा या डिग्री है। एक भिखारी एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। साल 2022 की बात है। एक डेली वेज लेबर सुरेश मांझी काम की तलाश में बिहार से कानपुर आया था। ये कानपुर की यशोदा नगर स्लम क्लस्टर में रह रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से। इसे काम दिलाने की बात करता है, इसलिए ये इसे कानपुर के जंगल कट्टी ब्रिज के नीचे आने को कहता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुरेश वहाँ पहुँचता है, अचानक से इसके पीछे से कोई आता है, इसके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद सुरेश को इंटॉक्सिकेट किया जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंखों में एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो अंधा हो जाता है। इसी के साथ सुरेश की हाथों की सभी उंगलियां भी काट दी जाती हैं। शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान छोड़ दिए जाते हैं। ये सब किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने के लिए सूटेबल बन सके। कुछ दिन बाद सुरेश को इस गैंग के द्वारा बेच दिया जाता है, एक महिला को काफी ज्यादा अमाउंट में। बाद में उसे राज नाम का एक आदमी गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली लेकर आ गया। दिल्ली पहुंचकर उसे भीख मांगने के लिए एक जगह पर लाकर छोड़ दिया गया। ये लोग सुरेश और उसके जैसे बाकी भिखारियों को सिर्फ 2 रोटियां देते थे ताकि वे पतले रहें और लोगों को इनको देखकर दया आ सके। हर दिन इसके अलावा इन्हें टॉर्चर किया जाता, शरीर में बार बार कोई नया केमिकल इंजेक्ट किया जाता। समय के साथ साथ क्रूरताएं इस हद तक बढ़ चुकी थी, सुरेश का शरीर और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे इन्फेक्शन हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे के लिए भीख मांगने भी बाहर नहीं निकल सकता था। अब जिस गैंग के लोगों ने उसे खरीदा था वे सुरेश के रिप्लेसमेंट चाहते थे। सुरेश की खराब हेल्थ को देखकर राज ने सुरेश को विजय के साथ कानपुर वापस भेज दिया, लेकिन कानपुर में भी जबरदस्ती उससे भीख मंगवाने का काम जारी रखा गया। सुरेश को सुबह से लेकर शाम तक बिना ब्रेक के शहर के मेन चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता भीख मांगने के लिए। जो भी भीख मांगकर पैसा वो कलेक्ट करता, दिन के अंत में उसे किडनैपर्स सारा पैसा जब्त कर लेते। कुछ महीनों बाद जब सुरेश की हालत और बिगड़ गई तो उसके किडनैपर्स उसे डंप करके चले गए। उसके बाद जैसे तैसे करके सुरेश अपने घर पहुंच पाया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके परिवार के लोग भी उसे पहचान ना सके। दोस्तों, ये कोई इमेजिनरी कहानी नहीं है। ये कहानी दोहराते वक्त AI वीडियोस का या इंटरनेट पे बहुत तरह की कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सुरेश की असली फोटोज हैं। बाद में एक लोकल MLA ने इनके परिवार की मदद करी कंप्लेंट कराने में, जिसकी वजह से ये खबर जो है वो पब्लिकली हो गई। साथ ले जाकर उसके हाथ पैर तोड़े गए। उसने बताया भीख मंगाने का मामला सामने आया है, बहुत सारे न्यूज चैनल ने इसे दिखाया भी। दोस्तों, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसे बेगर माफिया का नाम दे सकते हैं। भारत में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें लाखों लोगों को खासकर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। जब सड़क पर आप किसी भिखारी को पैसे देते हैं तो ये पैसे किसके पास जाते हैं? आखिर एक दिन में भिखारी कितना कमा लेते हैं? कैसे इतने बड़े पैमाने पर माफिया काम कर रहा है? चलिए आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। ये कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं और ये भीख मांग क्यों रहे हैं? 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने एक रिपोर्ट निकाली थी। इस मुद्दे पर एक बड़ी डिटेल्स एनालाइज करी थी, जिससे ये सामने आया कि भीख मांगने के पीछे 2 मेन कारण होते हैं, मजदूरी
और चॉइस। ज्यादातर लोग जो भीख मांगते हैं उनकी मजबूरी के कारण उन्हें भीख मांगनी शुरू करी थी। करीब 62% लोग गरीबी के कारण और 45% लोग बेरोजगारी के कारण और 24% लोग बुढ़ापे या फिर बीमारी के कारण और 6% औरतें विधवा के कारण और 3% लोग ड्रग्स या नशे के लत के कारण भीख मांगते हैं। कोविड के टाइम पे लॉकडाउन के कारण नौकरी जाने की वजह से भी बहुत से लोग बेगिंग की ओर धकेल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाय चॉइस भीख मांगते हैं। वो भीख इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि वे मजबूर हैं। वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो ये करना चाहते हैं। करीब 12% भीख मांगने वाले जो लोग हैं वो इसे इजी मनी समझते हैं। 7% लोग आदत की वजह से कर रहे हैं और 6% जो लोग हैं वो हेरिडिटरी भीख मांगते हैं। 3% लोग धार्मिक कारणों की वजह से भिक्षा मांगते हैं। इस रिपोर्ट के सर्वे में ये पता चलता है कि करीब 20% भिखारी भीख मांगने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार का कोई और पार्ट टाइम काम भी करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ कबाड़ी का काम करते हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड बूट पॉलिशिंग करना, कार साफ करना, हेल्पर जैसे काम भी करते हैं। लेकिन रोजाना काम नहीं है और कमाई कम है, इसलिए ये लोग भीख भी मांगते हैं। अब जब बात इनकी कमाई पर आती है तो सोशल मीडिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस चीज को लेकर। आपको क्या लगता है एक भिखारी एक दिन का कितना कमा लेता होगा? जरा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। रिपोर्ट कहती है कि 32% लोग रोज के 100 से भी कम कमा पाते हैं। 33% लोग रोज 100 से 200 के बीच में कमाते हैं। 22% लोग ऐसे हैं जो 200 से 400 के बीच में कमाते हैं और केवल 1% भिखारी ऐसे हैं जो 400 से ज्यादा कमा पाते हैं एक दिन में। तो इसमें से मान लीजिए कि ये लोग हर रोज जो भीख मांगते हैं कितना कमाते होंगे। इनमें से मेजॉरिटी लोगों की जो मंथली कमाई है वो सिर्फ 3,000 से 6,000 के बीच में है। इसे दिल्ली के अगर एक नॉर्मल मजदूर की हम बात करें जो मंथली कमाता है वो एटलीस्ट 15,000 रुपए कमाता है। तो इतनी कम कमाई, और अब आप सोच कर देखो कि इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी माफिया का शिकार है। तो जो पैसा ये कमा रहे हैं वो खुद के लिए नहीं रख पाते, बल्कि दिन खत्म होने के बाद इन्हें अपना सारा पैसा अपने गैंग लीडर को देना होता है। इस पूरे माफिया ऑपरेशन को वैसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन लोगों को रिक्रूट यानी काम पर रखा कैसे जाता है। जो ये वाले ऑर्गेनाइजर्स होते हैं यानी जो बेगिंग माफिया चलाते हैं, ये सबसे कमजोर लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। इनके प्राइम टारगेट्स होते हैं बच्चे। बहुत से बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, यहाँ तक कि गरीब परिवारों को झूठे वादे करके उनके बच्चों को माफिया को बेच दिया जाता है। इंडिया में हर साल 60,000 बच्चे गायब होते हैं ऑफिशियली। इसमें से बड़ी संख्या के बच्चों को जबरदस्ती बेगिंग के काम में लगाया जाता है। कुछ गैंग्स तो अक्सर बच्चों को रेट पर भी लेते हैं उनसे भीख मंगवाने के लिए। और जो डेस्परेट गरीब पेरेंट्स होते हैं जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचता, वो अपने बच्चों को रेंट पर भी दे देते हैं कुछ पैसों के बदले। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में बेबीज को बेगिंग गैंग्स लगभग 300 प्रतिदिन रेट पर लेते हैं। इन बेबीज को ओपीएम या फिर स्लीपिंग पिल से इनको शांत रखा जाता है ताकि वो पूरे दिन शांत रहें, रोए नहीं। एक और उदाहरण देते हैं कि जो कोलकाता बेस्ड एक बेगिंग रिंग है जिसमें कि बांग्लादेशी और इंडियन मेंबर्स दोनों थे। 8 साल तक छोटे लड़कों को रूरल एरिया से किडनैप करके उन्हें ट्रेन्स और स्टेशन पर भीख मंगवाते थे। एक केस में तो इनफैक्ट कफ सिरप दी जाती थी ताकि उन्हें नशे में रखा जा सके। ये हैंडलर्स अक्सर बच्चों को भूखा भी रखते हैं ताकि वे दुबले पतले दिखें, रोते हुए दिखें, जिससे पब्लिक उन्हें देखकर ज्यादा सिंपैथी फील करे और ज्यादा पैसे दे। जो ज्यादातर खौफनाक केसेस हैं उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज अगर आप उनको जानेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। बेगिंग माफिया भीख मांगने का एक बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करना और भिखारियों पर कंट्रोल बनाए रखना अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर जो है टेरिटोरियल कंट्रोल भी देखने को मिलता है। जो गैंग्स होते हैं इनके एरियाज बटे होते हैं, इनको पता होता है कि कहाँ से ज्यादा भीख मिलेगी, जैसे कि मंदिर के पास, मस्जिद के पास, ट्रेन स्टेशंस, बस स्टैंड्स, जहाँ जहाँ ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इन गैंग्स को ये भी पता होता है कि कौन से एरिया में कौन सा भिखारी भीख मांग रहा है। अगर कोई भिखारी इंडिपेंडेंटली भीख मांगना चाहता है बिना किसी गैंग का हिस्सा हुए तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इन गैंग्स को बहुत सारी चीजें पता होती हैं जो एक नॉर्मल अगर कोई भिखारी खुद से भीख मांगना शुरू करता है उसको नहीं पता होता। इस गैंग के लीडर आपस में बातचीत करके अलग अलग इवेंट्स और फेस्टिवल्स की भी प्लानिंग करते हैं।
यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हर गैंग पर बड़े ही क्रूर और बहुत ही खराब तरीके के बिहेव करते हैं भिखारियों के साथ। चेन्नई में एक बुजुर्ग भिखारी ने बताया कि उनका ग्रुप का लीडर हर शाम सबकी कमाई को इकट्ठा करके इन्हें सभी मेंबर्स में बराबर बांट देता और अपना शेयर अलग से रख लेता, और इस शेयर के बदले ये लीडर प्लानिंग करते थे कि क्या और कैसे करना है। ये भिखारियों को एक शहर में हो रहे अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल और फंक्शन के बारे में टिप देते थे। उन्हें बताया जाता था कि वे वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, जैसे कि कोई शहर में किसी की शादी हो रही है या किसी का कोई फंक्शन हो रहा है। तो ये पूरा गेम ऐसे लेवल पर खेला जाता था जो एक आम इंसान के लिए इमेजिन करना बिल्कुल मुश्किल है। ये लगातार इस चीजों में यानी जो अपनी प्लानिंग होती थी उसमें चेंजेस करते रहते थे। चेन्नई में एक केस देखा गया जहाँ पर महिलाओं को मंदिरों के सामने हिंदू सेफ्रन रोज पहनकर मंदिरों के सामने सैफरन कलर यानी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर भेजा जाता और उन्हीं महिलाओं को बाद में कॉस्ट्यूम स्विच करवाकर मुस्लिम बुर्का पहनाकर मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए भेजा जाता। जो भी हिंदू और मुस्लिम मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उनके खुले दिल का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर भिखारियों की अपीयरेंस ही बदल दी जाती। 2010 में ये खबर है। 13 साल के भीम पप्पा नाम के एक बच्चे ने बताया कि एक बार ट्रैफिक सिग्नल पर एक औरत ने कार में से उसे 8 महीने की बच्ची के साथ बारिश में कांपते हुए देखा। बच्चों की ऐसी हालत देखकर उस औरत को दया आ गई और उसने 100 रुपए दे दिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बाकी जो भिखारी और उनके गैंग के लीडर्स थे उन्हें पता लग गया कि ये भी एक टेक्निक हो सकती है इमोशनल मैनिपुलेशन की। जानबूझकर जो बच्चों को ठंड के समय बारिश में भीख मांगने के लिए भेजने लगे और इस वजह से एक 2 साल की बच्ची पूजा की डेथ हो गई बारिश में भीगने के बाद ठंड लगने की वजह से। ड्रग्स की भी यहाँ पर एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। 14 साल के जावेद की एक कहानी है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस के पुराने हनुमान मंदिर के पास भीख मांगकर रोजाना 10 से 20 रुपए कमाता है। इनमें से ज्यादातर पैसे ये अपने सो कॉल्ड दोस्त को देता है जो उसे ड्रग्स सप्लाई करता है। ये गैंग लीडर्स बच्चों को ड्रग्स की लत भी लगा देते हैं जिससे वे कर्ज में जाने लगे। इसके बाद वे उन्हें ड्रग्स तभी देते हैं जब वो भीख मांगकर सारा पैसा लाने को तैयार हो जाते हैं। ये एक और तरीका बन जाता है बच्चों को फंसा कर रखने का। कुछ केसेस में पेरेंट्स भी बच्चों को भीख मांगने पर फोकस करते हैं, मजबूर करते हैं और जब वे पैसा नहीं लाते तो उन्हें मारते और पीटते हैं। 2023 हैदराबाद 28 साल के अनिल पवार को पकड़ा गया था जो भिखारियों को रिक्रूट करके उनसे पॉश इलाकों में भीख मंगवाता था। शाम तक उसे भिखारियों से 6000 रुपए तक मिल जाते थे जिसमें से केवल 200 रुपए भिखारियों को मजदूरी के तौर पर देता। कई बार देखा गया कि बेगिंग माफिया के पास पॉलिटिकल बेगिंग भी होती है। आंध्र प्रदेश में जब एनजीओज ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश करी तो लोकल पॉलिटिशियंस ने बेगिंग माफिया को बचाया। इस खबर को देखिए, 2017 की खबर है। एनजीओज बता रहे हैं कि उनके लिए काम करना कितना मुश्किल है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। 2009 में बेंगलोर में तो एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसमें एक नैनी जो एक अमीर परिवार के बच्चे की देखभाल का काम कर रही थी और इस परिवार के बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाकर ड्रग से बेहोश करके 100 रुपए के किराए पर बेगर गैंग को दे देती। पेरेंट्स को लगता बच्चा अच्छा खासा समय बिता रहा है नैनी के साथ, खुश होगा, लेकिन एक्चुअली में उस बच्चे को रेंट पर दिया गया दिन के समय में। इन सब से आपको पता चल गया होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बेगिंग माफिया है वो कहाँ तक पहुँची हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है इन सबको रोकने के लिए। आजाद भारत में बेगिंग के खिलाफ पहला कानून जो था वो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1915 आया था। इसके अंडर जो भी इंसान भीख मांगता हुआ पकड़ा गया उसे 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती थी। इसके तहत एक चीफ कमिश्नर भिखारियों को हिरासत में लेकर एक इंस्टीट्यूशन में डालने का आदेश दे सकता है और उसे वहां कितने भी समय के लिए रखा जा सकता है। जब इस कानून को लागू किया गया तो कई बेघर लोग बहुत समय तक इसी चीज में बंद रहते थे। बहुत लोगों ने इस कानून को क्रिटिसाइज किया। ये एक्ट इसलिए गड़बड़ था क्योंकि बेगिंग गैंग्स और ऑर्गेनाइजर्स का कुछ भी नहीं किया जा रहा था। सारी सजा थी यहाँ पर जो भिखारियों को दी जा रही थी। बेचारे भिखारी जो खुद विक्टिम हैं इन बेगिंग गैंग्स के। इसलिए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में इस एक्ट के कुछ सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया और बेगिंग को डेमोनलाइज करने को कहा। कोर्ट का कहना था कि लोग अपनी मर्जी से सड़कों पर भीख नहीं मांगते बल्कि उनके लिए ये सरवाइव करने का आखिरी रास्ता होता है।
सरकार का काम जो होता है वो बेसिकली सभी नागरिकों को बेसिक फैसिलिटीज देना है और भिखारियों की मौजूदगी दिखाती है कि वो ऐसा करने में नाकाम है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भीख मांगना आज के दिन भी अपराध है। 1959 की अब हम बात करते हैं, जो बॉम्बे में एक कानून बनाया गया था। अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने मिलते जुलते कानून भी बना रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक डायरेक्टली बेगिंग के ऊपर कोई कानून ही नहीं बनाया, लेकिन एक 2015 का जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जरूर है, जिसके तहत बच्चे से भीख मंगवाना, उसकी मदद से भीख मंगवाना इलीगल है। बेगिंग पर बैन लगाने की बात 2021 में सुप्रीम कोर्ट में उठी भी थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये सोशल इकोनॉमिकल इशू है। फिर से वही चीज कही गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही थी, कोई भी भीख मांगना नहीं चाहता, लेकिन गरीबी के कारण भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर केसेस में सरकार का फोकस इन गैंग्स के खिलाफ एक्शन लेने में नहीं रहा, बल्कि इन विक्टिम्स के खिलाफ, इन भिखारियों के खिलाफ एक्शन लेने पर रहा। कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता तो सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय छिपाने में लग जाती। जैसे कि 2023 में जब G20 समिट हुआ था, दिल्ली में भिखारियों को पकड़कर टेम्परेरी शेल्टर होम्स में डाल दिया गया ताकि दुनिया की नजरों से इन्हें छुपाया जा सके। ऐसे ही नवंबर 2017 में जब इवाका ट्रम्प हैदराबाद आई थी तो शहर ने टेम्परेरी बेगिंग पर बैन लगा दिया था। पुलिस ने सभी भिखारियों को पकड़कर रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया था। इसके अलावा इन इवेंट्स के दौरान अक्सर बड़े बड़े पर्दे भी लगा दिए जाते हैं कई लोकेलिटीज और स्लम एरियाज के बाहर, ताकि कोई भी सड़क पर चलने वाला ये ना देख सके कि यहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो उन्हें छुपा सके। इसलिए पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तब सैकड़ों भिखारियों को जबरदस्ती ट्रेस और ट्रक्स में भरकर दूसरे शहर भेज दिया गया। उनसे कहा गया कि जब तक गेम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको वापस नहीं आना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन क्या है। असली सोल्यूशन है कि भिखारियों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए गवर्नमेंट रन शेल्टर्स और रिफॉर्म होम्स में रखा जाए। उसके बाद डिसाइड किया जाना चाहिए कि इन लोगों को अपने परिवार के पास भेजा जाए या नहीं। अगर नहीं तो सरकार को काउंसलिंग करने की जरूरत है, एजुकेशन देने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जिससे इनके पास फ्यूचर में कुछ काम करने का ऑप्शन रहे। असलियत में कई बार सरकारों ने ऐसा करने की कोशिश भी करी है, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट करने में पूरे तरीके से फेल रही। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार ने लामपुर गांव में भिखारियों के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी सेवा प्रदान करी बनाया था, सदन बनाया था बेसिकली। इसे कई दशकों पहले बनाया गया था। इसमें 5 घर और 70 कमरे हैं। भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर भिखारियों को यहाँ 1 से 3 साल के लिए भेजा जाता था। 2010 में यहाँ 200 भिखारियों को रिहेबिलिटेट किया गया, जो कि एक्चुअल कैपेसिटी से बहुत कम था। लेकिन उसके आने वाले सालों में इसकी कंडीशन बद से बदतर हो गई। 2014 में सिर्फ 60 भिखारी यहाँ भेजे गए, 2016 में सिर्फ 1 और 2017 में एक भी भिखारी यहाँ नहीं आया, जबकि दिल्ली के हर चौराहे पर आपको भिखारी मिल जाएगा। 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें कहा गया था कि देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाया जाएगा। इन शहरों में इंदौर और बॉम्बे के नाम भी शामिल थे। लेकिन एक्चुअली में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई? इंदौर में आदेश दिया गया कि 1 जनवरी 2025 से भीख लेना और भीख देना दोनों इलीगल है और भीख देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जनवरी 2025 में एक मंदिर के सामने एक महिला भिखारी को पैसे दे रही थी और एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और FIR दर्ज करवा दी। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला बन गया जहां पर किसी ने भिखारी को पैसे दिए और देने वाले पर FIR दर्ज की गई। इंदौर के बाद भोपाल में भी सभी पब्लिक प्लेस पर भीख मांगने पर रोक लगाई गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेगिंग पर सीधा बैन लगा देना कोई सोल्यूशन है? जब तक इतनी बेरोजगारी है, जॉब्स की कमी है, डिसेबल्ड लोगों के पास तो कोई काम करने का मौका ही नहीं है हमारी इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहने के लिए। अगर इन लोगों को भीख भी नहीं मांगने दी जाएगी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? चुपचाप ये लोग मर जाएं? 2011 के सेंसेक्स में सामने आया कि देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी थे, जिनमें से 21% 12वीं पास थे।
लगभग 3000 भिखारी तो ऐसे थे जिनके पास एक प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री थी। डिग्री होने के बावजूद भी कोई यहाँ भीख क्यों मांगेगा? क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और इसी मजदूरी का फायदा उठाकर ये बेगर माफिया इन्हें और भी बुरे तरीके से इनके साथ पेश आ रहे थे। ऑलरेडी मजबूर लोग जो भीख मांग रहे हैं, उनको बेगर माफिया की वजह से अब सिंपैथी भी नहीं मिलती। इससे जाहिर सी बात है कि आपके अंदर की फीलिंग आएगी कि आप अगली बार किसी भिखारी को देखेंगे जैसे कि आप बहुत ज्यादा अजीब से हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, इनको भीख नहीं देनी, ये पक्का माफिया के लोग होंगे। या फिर दूसरी तरफ आप बड़े हेल्पलेस फील करेंगे कि मुझे दया तो आ रही है इन बच्चों की हालत देखकर, लेकिन मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने पैसे दिए तो बेगर माफिया के पास जाएंगे और उनके पास पैसे जाने का मतलब नहीं, इन लोगों को और ज्यादा झेलना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि आपको ये याद रखना है कि हर एक भिखारी किसी बेगर माफिया का हिस्सा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण भीख मांग रहे हैं, किसी भी गैंग से नहीं जुड़े हैं। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको सीधा भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये बताना मुश्किल है कि कोई भिखारी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या सिर्फ एक माफिया के थ्रू काम कर रहा है या उसका हिस्सा है। इसलिए इन्हें पैसे मत दीजिए, लेकिन आप इनकी मदद कर सकते हैं कई तरीकों से। इनको कुछ जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इनको चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आखिरकार बेरोजगारी खत्म हो सके। उनको जॉब ऑफर कर सकते हैं या कहीं उनका रेफरेंस देके उनको जॉब लगवा सकते हैं। उनकी बायोग्राफी जान सकते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। इस तरीके से उनसे कन्वर्सेशन करके उनका आगे का फ्यूचर जान सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो पैसा देना सोल्यूशन नहीं, लेकिन मदद करना बहुत बड़ा सोल्यूशन है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है कि आपको किस तरफ जाना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देकर गया होगा। ऐसे कुछ अच्छे कंटेंट के लिए हमें फॉलो जरूर करें।